किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कृषि समाचारों के आज के अंक में। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। गन्ने के रस से बनेगा इथेनॉल। वर्ष 2016 में 20% घट सकता है भारत का चावल निर्यात। इस साल एफसीआई की गेहूं खरीद घटकर 2.76 करोड़ टन। तुर्कमेनिस्तान से यूरिया का आयात करेगी आरसीएफ। ललितपुर में तिलहनी फसलों को बढ़ावा देने की योजना। पौधों के विनाश से इंसानों को खतरा। और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रचलनात्मक मार्गदर्शिका के मसौदे का अनुमोदन। अब समाचार विस्तार से। उचित मूल्य दिलाने के लक्ष्य के साथ सरकार गन्ने के रस से सीधे इथेनॉल बनाने और दूसरे फसलों के अवशिष्ट से जैव ईंधन बनाने की महत्वाकांक्षी योजना बना रही है। तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्री के अनुसार इथेनॉल सिर्फ गन्ना के सह उत्पाद के रूप में प्रचलित है, लेकिन अब गन्ने के रस से सीधे इथेनॉल बनाने पर काम किया जा रहा है। उनके अनुसार दूसरी फसलों के अवशिष्टों से भी इथेनॉल बनाने की कोशिश की जा रही है। संयुक्त राष्ट्र निकाय के अनुसार सीमित आपूर्ति और बढ़ती घरेलू मांग के कारण भारत का चावल निर्यात वर्ष 2016 में 20% घट सकता है। चीन के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। चावल उद्योग के आंकड़ों के अनुसार अनुमान है कि भारत ने इस वर्ष करीब 1 करोड़ टन चावल का निर्यात किया है, जो पिछले वर्ष के स्तर के बराबर है। भारत में चावल की सीमित आपूर्ति और बढ़ती घरेलू मांग के कारण उसका चावल निर्यात 20% घट सकता है। सरकारी उपक्रम भारतीय खाद्य निगम एफसीआई ने वर्ष 2015-16 के विपणन सत्र में 2.76 करोड़ टन गेहूं की खरीद की है, जो पिछले वर्ष के 2.8 करोड़ टन के मुकाबले मामूली कमी दर्शाता है। सरकार की इस प्रमुख खरीद करने वाली केंद्रीय एजेंसी ने चालू सत्र में 3 करोड़ टन गेहूं खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया था। सरकारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में गेहूं की खरीद पहले के 37.3 लाख टन से घटकर 22.6 लाख टन रह गई है। सार्वजनिक क्षेत्र की राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स ने तुर्कमेनिस्तान की सरकारी कंपनी के साथ वर्ष 2018 तक 3 साल के लिए यूरिया आयात का करार किया है। कंपनी भविष्य में म्यूरेट ऑफ पोटाश तथा अन्य रसायन वाले उत्पादों के आपूर्ति की संभावना भी तलाशेगी। उत्तर प्रदेश में पानी की कमी वाले ललितपुर जिले में दलहनी और तिलहनी फसलों को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की गई है। नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड ऑयल पाम योजना के तहत बुंदेलखंड अंचल के किसानों को नए बीज एवं मृदा परीक्षण के बारे में जागरूक बनाने के उद्देश्य से कृषि अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है। जॉर्जिया विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग कॉलेज ने एक नए अध्ययन में आगाह किया है कि अगर पृथ्वी के पौधों के विनाश की गति में कमी नहीं लाई जाती है तो मानव सभ्यता पूरी तरह अरक्षणीय हो सकती है। अध्ययन के अनुसार सूर्य की ऊर्जा पौधों और जीवाश्म ईंधन में संग्रहित होती है। अगर पौधों को विनाश से नहीं बचाया गया तो इंसानों के समक्ष चुनौती पैदा हो सकती है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पीएमकेएसवाई के प्रचलनात्मक मार्गदर्शिका के मसौदे का अनुमोदन किया है। पीएमकेएसवाई चालू योजनाओं जैसे जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा पुनरुद्धार मंत्रालय के त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, भू संसाधन विकास विभाग के एकीकृत पनधारा प्रबंधन कार्यक्रम तथा कृषि एवं सहकारिता विभाग के खेत पर जल प्रबंधन के एक एकीकरण के रूप में विकसित की गई है। इस योजना के लिए अगले 5 वर्षों के लिए 50,000 करोड़ रुपए आवंटन किया गया है तथा चालू वित्त वर्ष 2015-16 के लिए इस योजना में 5,300 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जिसमें 1,800 करोड़ रुपए कृषि एवं सहकारिता विभाग के लिए, 1,500 करोड़ रुपए भूमि संसाधन विभाग व 2,000 करोड़ रुपए जल संसाधन मंत्रालय के लिए शामिल है। किसान भाइयों, बात करते हैं कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार इस समय की जाने वाली कृषि गतिविधियों की। इन दिनों हो रही वर्षा तथा वर्षा पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए किसान भाई सब्जियों, दलहनी फसलों, मक्का तथा पौधशाला में जल निकास की व्यवस्था करें। वर्षा की संभावना को ध्यान में रखते हुए किसान भाई किसी भी प्रकार का छिड़काव न करें। जिन किसानों के पास धान की नर्सरी तैयार है वह रुपाई में देरी न करें। धान की रुपाई से पहले चोटी काट दें, इससे तना बेधक एवं हिस्पा कीट का प्रकोप कम होगा। धान की रुपाई प्रति वर्ग मीटर 50 हिल और 1 हिल में 2 से 3 पौधे लगाएं। साथ ही धान के खेतों की मेड़ों को मजबूत बनाएं, जिससे ज्यादा पानी खेत में रुक सके। धान की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए रुपाई के 3 दिन बाद से 1 सप्ताह के अंदर ब्यूटाक्लोर की 1.5 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से या ट्रिटिला क्लोरी की 1.25 लीटर मात्रा को 5 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर उसका छिड़काव करें।
कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि खरीफ वर्ष 2015 के लिए फसलों के बीमा कराने की अवधि संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 31 जुलाई तक है। इस योजना के अंतर्गत जिन किसानों के क्रेडिट कार्ड चालू हैं, वे अपनी फसलों का बीमा संबंधित बैंक कर्मचारियों से करा लें। कृषि विभाग की ओर से चलाई जा रही पारदर्शी किसान योजना के अंतर्गत कृषि निवेश, कृषि यंत्र, बीज, कृषि रसायनों को प्राप्त करने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। कृषि समाचारों के बाद आइए अब जानकारी लेते हैं मंडी भावों की। देश की प्रमुख मंडियों में अनाजों व सब्जियों के भाव इस प्रकार रहे। गेहूं डिवाई की मंडी में 1400 रुपए प्रति क्विंटल, शामली में 1420 रुपए, जहांगीराबाद में 1457 रुपए, फतेहाबाद में 1375 रुपए और आजमगढ़ में 1450 रुपए प्रति क्विंटल रहा। चने का भाव डिवाई की मंडी में 4660 रुपए प्रति क्विंटल, शामली में 3700 रुपए, जहांगीराबाद में 4900 रुपए, फतेहाबाद में 5000 रुपए और आजमगढ़ में 5200 रुपए प्रति क्विंटल रहा। चावल का भाव डिबाई की मंडी में 2050 रुपए प्रति क्विंटल, शामली में 2200 रुपए, जहांगीराबाद में 2000 रुपए, फतेहाबाद में 2110 रुपए और आजमगढ़ में 1980 रुपए प्रति क्विंटल रहा। इसी प्रकार सब्जियों में आलू के भावों पर नजर डालें तो डिबाई में आलू का भाव 425 रुपए प्रति क्विंटल, शामली में 600 रुपए, जहांगीराबाद में 509 रुपए, फतेहाबाद में 400 रुपए और आजमगढ़ में 500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। टमाटर का भाव डिबाई में 1200 रुपए प्रति क्विंटल, शामली में 1500 रुपए, जहांगीराबाद में 1421 रुपए, फतेहाबाद में 1180 रुपए और आजमगढ़ में 1200 रुपए प्रति क्विंटल रहा। प्याज का भाव डिबाई में 1650 रुपए प्रति क्विंटल, शामली में 1800 रुपए, जहांगीराबाद में 1646 रुपए, फतेहाबाद में 1400 रुपए और आजमगढ़ में 1400 रुपए प्रति क्विंटल रहा। लहसुन का भाव डिबाई की मंडी में 3650 रुपए प्रति क्विंटल, शामली में 3900 रुपए, जहांगीराबाद में 3800 रुपए, फतेहाबाद में 3600 रुपए और आजमगढ़ में 3700 रुपए प्रति क्विंटल रहा। बैंगन का भाव डिबाई में 650 रुपए प्रति क्विंटल, शामली में 1200 रुपए, जहांगीराबाद में 873 रुपए, फतेहाबाद में 605 रुपए और आजमगढ़ की मंडी में 700 रुपए प्रति क्विंटल रहा। किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। अगले अंक में हम फिर लेकर आएंगे कृषि जगत से जुड़ी नई नई जानकारियां। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, अपने इस कार्यक्रम में हम रोज एक नए विषय पर आपको जानकारी देते हैं। उसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं कि शहरी कंपोस्ट को किस तरह से बनाया जाए और उसके प्रकार क्या क्या हैं। साथ ही हम ये भी बताएंगे कि इसके फायदे क्या क्या हैं। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जगन्नाथ पाठक जी, जो कि मृदा वैज्ञानिक हैं लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, इस विषय पर बात करी जाए, सबसे पहले ये जान लें कि कंपोस्ट क्या है। तो जैसा कि आपने प्रश्न किया, कंपोस्ट, निश्चित रूप से जब हम कंपोस्टिंग की बात करते हैं तो हमें ये जानना आवश्यक है कि कंपोस्ट क्या है जी। तो कंपोस्ट की जो विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थ पैदा होते हैं शहरों में, जैसे कि आप देखेंगे सब्जी मंडी से बहुत सारा अपशिष्ट पदार्थ निकलता है, इसी प्रकार से नगर निगम से बहुत सारा अपशिष्ट पदार्थ निकलता है, सीवर स्लज से निकलता है। तो इन सभी कार्बनिक पदार्थों को सड़ा करके खेती में उपयोग के काबिल बनाना ही एक प्रकार से कंपोस्टिंग है। तो जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनको विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों के माध्यम से और नमी और तापक्रम की उपस्थिति में सड़ करके और खेती में प्रयोग किया जाता है, और जो पदार्थ प्रयोग किया जाता है उसको कंपोस्ट कहते हैं, और इस पूरी प्रक्रिया को कंपोस्टिंग कहते हैं। अच्छा, कंपोस्टिंग के बारे में तो हमने जान लिया कि कंपोस्टिंग क्या है। अब ये बताइए कि शहरी कंपोस्टिंग की आवश्यकता क्या है। देखिए, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि शहरी कंपोस्टिंग की आवश्यकता क्यों जी। क्योंकि बहुत सारा शहरों से निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ एक बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है। उसको कहीं पर फेंकने से पूरी जगह जो है घिर जाती है, दूषित हो जाती है, और दूषित तमाम प्रकार की गंदगी से बीमारियां फैलती हैं और विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती हैं। तो अगर हम उसको किसी प्रकार से कंपोस्ट में बदल लें तो हमको कई प्रकार के लाभ हो सकते हैं। पहला तो ये कि साफ सफाई बढ़ जाएगी शहरों के आसपास।
दूसरे ये है कि विभिन्न प्रकार की बीमारियों से निजात जो लोगों में होती हैं गंदगी के कारण, उनसे छुटकारा मिल जाएगा। और तीसरा, जब अपशिष्ट पदार्थ को सड़ा करके कंपोस्ट के रूप में खेतों में प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से खेतों की उर्वरता, उत्पादकता, चूंकि जब उर्वरता बढ़ेगी तो उत्पादकता भी बढ़ जाएगी। और दूसरे जो सबसे महत्वपूर्ण लाभ होगा, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं, वो ये है कि मिट्टी हमारी निरंतर मतलब जो है उर्वर बनी रहेगी। क्योंकि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से हम लगातार अपनी मिट्टी को उर्वर नहीं रख सकते। तो ऐसी स्थिति में अगर कंपोस्ट का प्रयोग होगा तो किसानों की मिट्टी भी उर्वर रहेगी और उत्पादन भी प्राप्त होगा। अच्छा, अब ये बताइए कि कंपोस्टिंग के लिए आवश्यकताएं क्या क्या हैं और कारक क्या क्या हैं? देखिए, जैसा कि जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसके लिए कुछ चीजों की आवश्यकता पड़ती है। कहा यह भी जाता है कि कोई भी काम आवश्यकता से ही किया जा सकता है। निश्चित रूप से आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो कुछ चीजों की आवश्यकताएं पड़ती हैं और कुछ कारक ऐसे होते हैं जो महत्वपूर्ण उसमें भूमिका अदा करते हैं। तो जब आवश्यकताओं की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें जो कंपोस्टिंग करनी है उसके लिए कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ चाहिए, यानी निकला हुआ अवशेष, जैसे कि किचन से निकला हुआ, सब्जी मंडी से निकला हुआ, या विभिन्न प्रकार के मतलब स्थानों से निकला हुआ अपशिष्ट पदार्थ, जो हमारे कंपोस्टिंग के दौरान विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाएं चलती हैं। तो उस दौरान जो खेती के लिए या मिट्टी की उर्वरता के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं वो नष्ट ना हो जाएं, क्योंकि धूप में बहुत चीजें नष्ट हो जाती हैं, आप समझ रहे हैं। जो कि जैसा कि हमारे बुजुर्ग कहते थे कि धूप में मत निकलो, त्वचा काली पड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि चीजें रिएक्शन हो करके, अभिक्रिया करके नष्ट हो जाती। तो अगर छाया उस स्थान पे रहेगी तो बहुत सारे जो खेती के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं वो नष्ट नहीं होंगे। अभी हम बात कर रहे थे कार्बनिक पदार्थों की, आपने बताया अभी किन किन तरह के कार्बनिक पदार्थ होते हैं और किन किन तरह के कार्बनिक पदार्थ। देखिए, यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब आप कंपोस्टिंग की बात करते हैं तो हमारे पास जो कार्बनिक पदार्थ निकलता है शहरों से, उसमें दो प्रकार के पदार्थ रहते हैं। एक ऐसे रहते हैं जो कि मतलब सड़ सकते हैं, सूक्ष्म जीवों की अभिक्रियाओं के द्वारा सड़ सकते हैं, यानी डिकम्पोज हो सकते हैं। सड़ने का अभिप्राय यहाँ पर डिकम्पोज से है। और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका जैवीय विघटन नहीं हो सकता है। तो जिनका जैवीय विघटन नहीं हो सकता, उनसे कंपोस्ट कभी बन नहीं सकता है। तो हमें कंपोस्ट के लिए उन्हीं पदार्थों का चयन करना है जो सड़ सके। तो इसके लिए हम अलग से लेकर के मतलब एक कोई मतलब ढूंढने नहीं निकलेंगे पदार्थ। जो पूरा कंपोस्ट ऑर्गेनिक पदार्थ निकल रहा है, उसी में से हमको प्लास्टिक को, कांच की बोतल को, कपड़े को, या जानवरों के मांस वगैरह के जो टुकड़े हैं, मतलब ऐसी चीजों को अलग करना है जो सड़ नहीं सकती, जो जैविक विघटन से सड़ नहीं सकती, उनको अलग करना है। और जिनका जैविक विघटन हो सकता है, यानी जो डिकम्पोज हो सकती है, जो चीजें सड़ सकती हैं, उनको हमें कंपोस्ट के रूप में प्रयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम ये कहना चाहते हैं कि दो प्रकार के कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनका हम कंपोस्ट में प्रयोग करते हैं। तो एक जो है ना सड़ने वालों को अलग कर देना चाहिए और जो सड़ने योग्य हैं उनको कंपोस्ट के रूप में प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए कि जैसे किसी ने कार्बनिक पदार्थों को इकट्ठा कर लिया है, जी, तो अब इसको कंपोस्ट करने की क्या प्रक्रिया है? देखिए नितिन जी, बहुत सारी विधियां हैं कंपोस्ट बनाने की। उनमें से कुछ ऐसी विधियां हैं जिनमें कम गोबर से अधिक मात्रा में कंपोस्ट बन सकता है। कुछ ऐसी विधियां जिनमें गोबर बहुत मात्रा में प्रयोग होता है, तब कंपोस्ट बनती है। चूंकि यहाँ पर हम जो बैठे हुए हैं शहरी कंपोस्टिंग की बात कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो अच्छी विधियां हो सकती हैं तो उसमें एक नाडेप कंपोस्ट हो सकता है, दूसरा फास्फो कंपोस्ट हो सकता है, तीसरा फास्फो सल्फो नाइट्रो कंपोस्ट हो सकता है, और तीसरा जो है सूक्ष्म जीवों के माध्यम से सड़ाने वाली प्रक्रिया से तैयार होने वाला कंपोस्ट हो सकता है। तो इन सबको अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। तो इसमें जैसे हमने नाडेप कंपोस्ट की बात की, तो नाडेप कंपोस्ट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि एक कुंतल यानी 100 किलोग्राम गोबर के प्रयोग से आप 30 कुंतल कंपोस्ट बना सकते हैं। तो जो शहरों से वेस्ट निकला है उसके लिए एक नाडेप का टांका बनाना पड़ता है, ईंटों का ढांचा। उसका आकार जो होगा, उसके अंदर का जो क्षेत्रफल होना चाहिए वो 180 घन फीट होना चाहिए। इसलिए उसकी लंबाई 12 फीट, चौड़ाई 5 फीट और गहराई 3 फीट।
होनी चाहिए। अगर स्थान की कमी है या जैसी स्थान की, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई को परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे हमने 12 और 5 कहा, तो उसको 10 और 6 कर सकते हैं। लेकिन अंदर का क्षेत्रफल किसी भी हाल में 180 घन फीट होना चाहिए। तो इसके लिए ईंटों का एक ढांचा बनाते हैं, और ईंटों के ढांचा बनाने के लिए हर तीसरे रद्दे पर उसमें छेद छोड़ते हैं। छेद क्योंकि अभी हमने बताया वायवी 2 प्रकार से छेद का यहाँ पे महत्व ये है कि जो हमारी सड़न प्रक्रिया होती है कंपोस्ट बनने के दौरान, वो 2 प्रकार की होती है, वायवी और अवायवी, यानी हवा की उपस्थिति में, हवा की अनुपस्थिति में। तो जो हवा की अनुपस्थिति में कंपोस्ट बनेगा उसकी गुणवत्ता खराब होगी, उसमें गंध आएगी, और जो हवा की उपस्थिति में कंपोस्ट बनेगा उसमें किसी प्रकार का गंध नहीं आएगा, और उसकी गुणवत्ता उच्च होगी, अच्छी होगी। तो उसके तीसरे रद्दे में छेद छोड़ें, और तीसरे, छठे और 9वें रद्दे में जब तीसरा रद्दा बनाएंगे तो 2 ईंटों के बाद एक साथ, मतलब 1 ईंट का उसमें मतलब छेद छोड़ देना चाहिए। तो ऐसे तीसरे रद्दे में, फिर छठे में और 9वें में। यहाँ पर ध्यान ये रखें किसान भाई, जब बनाए नाडेप टाका तो एक छेद दूसरे छेद के सीध में नहीं आना चाहिए। उसको 2 छेदों के बीच में तीसरा छेद आना चाहिए। मतलब जैसे छठे रद्दे में बना रहा, तो तीसरे रद्दे का छेद जो है 2 छेदों के बीच में है, मतलब थोड़ी थोड़ी। हाँ, तो ये बना लें। उसके बाद जब बना लेते हैं तो उसको भरने की प्रक्रिया होती है। तो भरने में पदार्थ लगता है। तो इसके लिए जो हम कंपोस्ट की बात कर रहे हैं, तो शहरी जो वेस्ट मटेरियल निकल रहा है उसको हम हिंदी में अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। वो हमें करीब लगेगा 1400 से 1500 केजी। उसमें थोड़ी सी मिट्टी लगती है करीब 1750 केजी, और 100 किलोग्राम गोबर लगता है, और 1500 से 2000 लीटर पानी लगता है भरने में। तो इसको बनाने के दौरान सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसका भरने का तरीका सही होना चाहिए। अगर भरने के तरीके में थोड़ी भी गड़बड़ी हुई तो हमारी कंपोस्ट पूरी अच्छी प्रकार से नहीं बना। नाडेप है, उसको भरने की विधि क्या है? भरने का प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको 24 से 48 घंटे में पूरा भर जाना चाहिए। जो हमने सामग्री बताई उसको पहले से किसान भाई एकत्रित रखें, जो भी कंपोस्ट बना रहा है एकत्रित रखें, और सबसे पहले नीचे मोटा मोटा अवशेष पदार्थ जो कि देर से सड़ सकता है उसकी मोटी परत बिछाएं। उसके ऊपर गोबर का घोल, एक बार में 10 किलोग्राम गोबर 100 लीटर पानी में घोलें, उस पर छिड़कें। उसके ऊपर मिट्टी डालें, जो छनी हुई मिट्टी रखी है। ऐसे एक परत बन जाएगी। ऐसी परत बार बार लगाते चले जाएं, और नाडेप जो हमारा 3 फीट गहरा है उसको उसकी ऊंचाई तक 1.5 फीट तक भरें, और नाडेप मतलब 3 फीट के बाद 1.5 फीट और ऊंचा भरें, और ऊंचा भरने के बाद उसमें गोबर और मिट्टी का लेप से उसको पूरा प्लास्टर्ड कर दें, यानी ढक दें। और आगे चल के आप देखेंगे उसमें दरारें पड़ जाएंगी, और जो पदार्थ भरा था वो नीचे की तरफ बैठेगा। जब वो बैठ जाता है 15-20 दिन में, तो उसको पुनः उसी प्रकार से भरें। मोटी मतलब अवशेष के ऊपर गोबर का घोल के ऊपर मिट्टी, और फिर उसको उसी प्रकार से गोबर और मिट्टी के घोल से लेप करके मतलब बंद कर दें। तो ये 3 महीने में कंपोस्ट आपका बन करके तैयार हो जाएगा। एक बार में करीब आपका 30 कुंटल कंपोस्ट तैयार होगा, और उसको आप प्रयोग कर सकें। तैयार कंपोस्ट की पहचान ये होगी, जब किसान उसको निकालेंगे उसके छेद से कंपोस्ट को, तो वो बिल्कुल भुरभुरी होगी, उसमें किसी प्रकार की गंध नहीं होगी, और वो खेती में प्रयोग के बिल्कुल उपयुक्त होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, आप यहाँ हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आज हमने जानकारी ली कि शहरों में कंपोस्ट को किस तरह से तैयार किया जाए। हमें आशा है कि डॉक्टर साहब द्वारा दी गई जानकारियों से आप लाभान्वित जरूर होंगे। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।